हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो वीडियोस ऑन करो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सब लोग आ गए क्या? यस। ओके, आज भी नहीं हो रही क्या किसी के भी वीडियोस ऑन? यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तुम लोग नहीं करोगे वीडियो ऑन तो तुम्हारा ही नुकसान है। मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एटलीस्ट मैं थोड़ा सा चेहरा देख के बता तो सकता हूँ कि क्या समझ में आ रहा है, अंदर जा रहा है या नहीं। कोई बात नहीं। चलो, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था अपन ने लास्ट टाइम। ओके, सो उससे पहले क्या सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में कोई डाउट बचा है किसी का? नो सर। नो? ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद स्टैटिस्टिक्स देन। लास्ट टाइम मैंने नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो अपन ने करे हुए हैं। डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, ये सब अपन ने डिस्कस किया था। एंड वी सॉ व्हाट द मीन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज। करेक्ट। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 10th। सो फर्स्ट दैट वी आर डूइंग इज अगेन मीन। ठीक है, मीन ही अपन कर रहे हैं 10th में भी, बट नाउ 9th में अपन ने सिर्फ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा था। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग द मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसका एक पार्ट मैंने बता दिया था तुम्हें, वापस मैं बता रहा हूं। ग्रुप्ड frequency distribution table means that we have different class intervals. We have different class intervals and उसकी frequency given है. So suppose the class intervals are, अब मैं कोई एक एग्जाम्पल बुक में से ले रहा हूं। यस, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 का सेकेंड क्वेश्चन, आई एम टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल हियर। तो द टेबल इज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। ये अपने पास क्लास इंटरवल्स हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 12, 14, 8, 6 एंड 10। 12, 14, 8, 6 एंड 10। ठीक है, नाउ इसका मीन अपन कैसे निकालते हैं? इसका मीन निकालने के लिए अब मुझे एक क्लास मार्क डिफाइन करना पड़ेगा फॉर एवरी क्लास। ठीक है, व्हाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी 12 है इस क्लास के लिए, मतलब इस क्लास के अंदर जो नंबर्स हैं वो 12 बार अकर कर रहे हैं इन द डेटा। ओके, बट वी नो कि मीन जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो एक में जो एक्स आई वैल्यू जो है उसको क्या लूं? ठीक है, विच वुड बी द अप्रोप्रिएट वैल्यू टू रिप्रेजेंट दिस क्लास। ठीक है, तो वो मैं क्लास मार्क लेता हूं, दैट इज द क्लास मार्क, a value which is representing this class interval. So this is taken as xi, right? This is xi.
तो यहाँ पे क्लास मार्क की डेफिनेशन क्या होती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे क्लास मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 प्लस 100 अपॉन 2 विच इज 110। अब इसका रीजन क्या है कि अपन क्लास मार्क को क्यों लेते हैं? टू रिप्रेजेंट द क्लास, ठीक है। व्हाई इज दैट वी आर टेकिंग 110 which is the middle value of the class as the representation for that? Because अपन को क्या चाहिए, ठीक है, we want something to represent this class। अब मेरे पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, मैं या तो 100 ले सकता हूं या 120 ले सकता हूं या उसके अंदर कोई भी नंबर मैं यूज कर सकता हूं टू रिप्रेजेंट दिस क्लास। अब अगर मैं 100 लूंगा तो मैंने सिर्फ लोअर लिमिट ले लिया, मतलब इसके ऊपर जो वैल्यूज होंगी 100 एंड 120 के अंदर जो वैल्यूज होंगी उसको 100 सही से करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज द मीन लीस्ट वैल्यू। तो 117 आ गया सपोज, या 118 आ गया, या 115 आ गया, उसको भी अगर अपन 100 लेके चल रहे हैं तो वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिमिलरली 120 अगर मैंने ले लिया तो वो भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। हो सकता है कि 100 ही अकर कर रहा है काफी टाइम, हो सकता है 102 अकर कर रहा हो, एंड सो ऑन। तो वो 120 उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो वी डू नॉट टेक आइदर ऑफ दीज। एंड क्योंकि अंदर की वैल्यूज अपन को नहीं पता कि क्या आ रही हैं क्लास के अंदर, वी टेक द मिडिल वैल्यू विच इज द क्लास मार्क so that it is representing the values inside the class interval appropriately। we are assuming कि जो अंदर values हैं वो class mark के respect में symmetrical हैं। suppose एक वैल्यू हो गई 105, दूसरी वैल्यू हो गई 115, एक वैल्यू हो गई 102, दूसरी कुछ हो गई 118। so it is symmetric with respect to class mark, इसलिए अपन class mark को लेते हैं as the representation for a class interval, ठीक है। सो वी आर मेकिंग एन अजम्पशन कि 110 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज होंगी इसके अंदर, सिमेट्रिक टू द क्लास मार्क। सिमिलरली बाकी सबकी क्लास मार्क लिख लेते हैं, 130, 150, 170 एंड 190। ये अपने पास क्लास मार्क हो गए, विच वी टेक एज xi इन द फॉर्मूला टू फाइंड मीन। नाउ सिग्मा xi fi का मीनिंग क्या होता है? सिग्मा xi fi, पहले सिग्मा नोटेशन का मीनिंग, ठीक है, आई एम श्योर कि तुम लोग भूल गए होगे इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। सिग्मा नोटेशन, क्या किसी को पता है सिग्मा नोटेशन कब यूज करते हैं अपन? एकदम एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, गोलमोल आंसर मत बताना। सिग्मा नोटेशन का क्या मीनिंग होता है? दिस इज द सिग्मा नोटेशन। डायरेक्टली ये बता दो, सिग्मा xi where I is varying from 1 to n, what does this mean? yes, कोई बता सकता है क्या मुझे? कल पिछली क्लास में मैंने सिग्मा बोला था, तुमने कुछ पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, कोई डाउट भी नहीं आया तुम लोगों को। सो आई एम अज्यूमिंग, वैसे अज्यूमशन मेरा सही होना चाहिए क्योंकि तुमने कुछ पूछा नहीं था। सो आई एम अज्यूमिंग कि सिग्मा तुम लोगों को पता है क्या होता है और व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ बोलो क्लास में। नहीं सर। किसकी आवाज है? आदि? यस सर। और बाकी सबको भी नहीं आता? नो सर। तो No, क्यों sir. आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कुछ रीजन है इसके No, पीछे? sir. इसके पीछे कोई रीजन है क्या? मुझे ये बताओ। हाँ या ना बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? इतना क्यों ऐसे झिझक के बोलते हो कि जैसे पता नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ या ना पूछ रहा हूँ उसमें भी इतना टाइम लगा देते हो जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया है मैंने, ऐसा कुछ। सिग्मा नोटेशन इज सिंपली मीन्स एडिशन। सिग्मा मीन्स एडिशन, एंड यहाँ पे जो ये नोटेशन कर रहे हैं अपन, i इज इक्वल टू 1 टू n, तो इसका मीनिंग है दैट i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। जो ऐसे अपन लिखते हैं सिग्मा के साथ, i इज रिटन अंडर सिग्मा, n इज रिटन ओवर सिग्मा और अबव सिग्मा। सो i इज इक्वल टू 1 एंड गोइंग टिल n, इसका मीनिंग ये होता है। xi means this is the variable quantity which is changing
सो इसका नोटेशन का मीनिंग होता है x1 विच इज द फर्स्ट वैल्यू प्लस x2 सेकेंड वैल्यू प्लस x3 एंड सो ऑन अप टिल xn. इसका मीनिंग ये होता है सिग्मा नोटेशन का. इट मीन्स दैट वी आर एडिंग समथिंग. आ रहा है समझ में? अब मेरे को Yes, हाँ sir. या ना सही है, थोड़ा तेज और एनर्जी के साथ आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बस सुनते जा रहे हो, कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो. हाँ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn को अगर मैं ऐड करूंगा तो उसको मैं सिंपली इस नोटेशन से लिख सकता हूं. ठीक है, इसीलिए ताकि इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़े अपन को, इसलिए अपन ऐसा नोटेशन लिखते हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर अस. ठीक है, सो ऑफ कोर्स सिग्मा xi fi, इसका मीनिंग क्या है? वेयर i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n. इसका मीनिंग हो गया x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 अप टिल xn fn. सिंपली. ठीक है, अभी मैं इसके रूल्स बता रहा हूं वापस आगे. सो यहाँ पे सिग्मा xi fi है, i इज इक्वल टू 1 गोइंग टिल n. ये अपन लिखते नहीं है. इट अगर नहीं लिखा होता है तो इट मीन्स दैट इट इज गोइंग फ्रॉम 1 to n. और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि i इज गोइंग फ्रॉम 1 to some specific number, then we have to write it down. तो मैं क्योंकि जनरल लिख रहा हूं इसलिए मैं चलो ऐसे लिख देता हूं. इट विल बी बेटर. सिग्मा पूरा लिख देता हूं. xi fi, i is going from 1 to n upon sigma fi, i is going from 1 to n. This is equal to, इसका मीनिंग होगा न्यूमरेटर में x1 f1 प्लस x2 f2 up till xn fn upon f1 plus f2 plus f3 up till fn. करेक्ट. अब यहाँ पे n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस वी हैव. दिस इज 1 2 3 4 5. सो देयर आर 5 क्लासेस. n इज इक्वल टू 5. f1 क्या हो गया? 12, f2 14, f3 8, f4 6, f5 10. ठीक है, x1 का वैल्यू क्या हो गया? 110, x2 is 130, x3 is 150, x4 is 170, x5 is 190. so xi fi अपन क्यों ले रहे हैं? कौन बता सकता है? why are we multiplying x with f? x into f अपन क्यों कर रहे हैं? because we are taking x to represent this class. because इस क्लास की frequency 12 है, that means in the data we have some number inside this class, some numbers inside this class occurring 12 times. तो वो सब ऐड होंगी ना. तो अगर ये मैं xi को represent कर रहा हूँ उससे, तो 112 will tell me the sum of the numbers which are occurring in this class. इसलिए अपन xi fi ले रहे हैं. so this is equal to, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ये, this will be 110 into 12 plus 130 into 14 plus 150 into 8 plus 170 into 6 plus 190 into 10 upon sigma fi, which is the total frequency. total frequency कितनी है? 20, 40 and 10, 50. so sigma fi, f1 plus f2 up till fn is 50. this is the value. अब इसकी वैल्यू बता सकता है कोई? फास्ट कैलकुलेशन करनी है. 11 into 12. इन सब की कैलकुलेशन करो. और सिर्फ प्रखर से आंसर नहीं आना चाहिए मेरे पास. बाकी सब क्या बैठे बैठे चने खाते रहते हैं क्या? बैठे बैठे बस कैलकुलेशन करो. मस्त में सुनते रहते हो, बस कुछ काम करना है नहीं. 12 into 11 will be
131 नहीं 132 1320 plus 14 into 13 1820 plus 150 into 8 150 into 8 150 into 8 is 1200 plus 170 into 6 7 6 are 42 2 यहाँ पे 4 ऊपर 1020 plus 1900 अपॉन 50। अब इसका सम करके बताओ मुझे, सम चाहिए फास्ट एंड सिर्फ प्रखर का आंसर नहीं आना चाहिए मेरे पास, बाकी सबको भी देना है। सर मैं बताऊंगा। कौन बोल रहा है? प्रखर। So 140.4. कितना? 140.4. 140.4। क्या ये सही है? अरे बताओ, इज इट करेक्ट प्रखर? सर मेरा पूरा ऐड करने के बाद में डिवाइड करा 50 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 5398। कितना? 5398। 5398। हाँ, ऐड करके 50 से डिवाइड करा। ऐड करके 50 से डिवाइड किया तो 5398। हाँ। इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 5398। हाँ सर आलिया का ठीक आ रहा है। तेरा भी सेम है क्या? यस सर। अच्छा प्रखर, तूने क्या किया है? ये तो नहीं आएगा आंसर। ये ऐड होके कितना आ रहा है इसका सम? 7260। 7260। 7260 उसको 50 से डिवाइड करेगा तो 5000 आएगा क्या? नहीं सर 145.2। No sir, मैंने गलत बता दिया आंसर। 145.2। 145.2. 5.2। हाँ क्या कर रहे हो? देखो इतना मुश्किल है कैलकुलेशन, इतने ज्यादा डिफरेंट आंसर्स। कितना है? 135। 145.2। 145। 145.2। क्या ये सही है? सबका सही मारा है? यस। अरे Yes sir. हाँ 145.2। ठीक है, दिस इज द मीन। ये अपने पास मीन आ गया। ठीक है, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में यही किया है, करना होता है जो अपन ने अभी सारे स्टेप्स करे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। क्या करना है? अगर ऐसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो क्लास गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास का क्लास मार्क निकालना है विच विल रिप्रेजेंट द क्लास, देन यू हैव टू फाइंड सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा x1 f1 प्लस x2 f2 अप टिल xn fn, नीचे हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी, तो x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 अप टिल xn इंटू fn करेंगे। दैट मीन्स क्लास मार्क विल गेट इन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क विद फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, divided by the total frequency and that will give us the mean. This is the direct method. ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है जो इसमें कुछ अपने पास और करने को नहीं है स्टेप्स। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट मेथड। अब इसके बाद वी कैन फाइंड द मीन बाय डिफरेंट मेथड्स एज वेल। जरूरी नहीं कि अपन ये वाला मेथड ही अप्लाई करें। ठीक है, वी कैन मेक आवर कैलकुलेशंस a little bit easier by doing 1 or 2 extra steps. Only 1 or 2 extra steps करने से यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, ये वाली जो कैलकुलेशन है,
ये कम हो जाएंगी. Why I have taken this example? It's because यहाँ पे जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क जो है वो काफी बड़ा आ रहा है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट्स नॉट इजी टू गेट द रिजल्ट, द करेक्ट रिजल्ट. फिर उसमें गलतियां होती हैं जब कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी होती हैं तब. ठीक है, इसलिए टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर वी find or we have a few other methods that we can employ. So what are these methods? This was the direct method जो अपन ने भी किया है. Second method is assumed mean. Assumed mean method. यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ठीक है, इन assumed mean method what steps do we take? यहाँ पे जो क्लास मार्क आ रहा है उसमें से मैं एक मीन अज्यूम कर लूंगा, कोई एक नंबर में अज्यूम कर लूंगा. सपोज ये वाला मैंने मिडिल वैल्यू, बिकॉज मिडिल वैल्यू क्यों ले रहे हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं 150 जो मिडिल दिख रहा है वही लूं. आई कैन टेक 110 ऑल्सो, आई कैन टेक 190 ऑल्सो, आई कैन टेक एनीथिंग इन बिटवीन. ठीक है, कोई भी मैं एक मीन अज्यूम कर रहा हूं कि दिस माइट बी द मीन. ठीक है, सो बिकॉज मीन जो होता है वो डेटा के मिडिल के अराउंड होता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा. ठीक है, मिडिल वैल्यू के आसपास होता है मीन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो इसको मैंने अज्यूम्ड मीन ले लिया. सपोज दिस इज ए, सो यूजुअली वी टेक द मिडिल वैल्यू, जो अपने पास डेटा में मिडिल वैल्यू आ रही है उसको अज्यूम्ड मीन लेते हैं. जरूरी नहीं है पर कुछ भी ले सकते हैं. सो 150 मैंने अज्यूम मीन ले लिया. ठीक है, उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं एक और कॉलम बनाऊंगा. यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए कॉलम नीचे बना रहा हूं, अदरवाइज कॉलम साइड में ही बनाना है एडजेसेंट. तो यहाँ पे मैं नया एक कॉलम बनाऊंगा रिप्रेजेंटेड बाय डी आई. ठीक है, डी आई इज इक्वल टू वॉट, डी आई इज इक्वल टू yes, xi minus a, xi minus a, this is the value of di. ये कॉलम बनाएंगे अपन. ठीक है, सो अब यहाँ पे xi ये सारी वैल्यूज हैं, a अपन ने अज्यूम कर रखा है, it is 150, a I have taken as 150. तो xi minus a will be what, 110 minus 150 which is equal to minus 40. This is d1. Then second would be 130 minus 150 which is equal to minus 20. This is D2. And similarly आगे वाले हो जाएंगे 0, 20 and 40. ठीक है, अब क्या करेंगे, now we find di bar, d bar. पहले अपन ने x bar निकाला था, x bar जो था that was sigma xi fi upon sigma fi. Now we are finding d bar, जिसमें di जो वैल्यूज हैं ये वाली अपन डिस्टिंक्ट वैल्यूज के तरह ट्रीट करेंगे. सो d bar is equal to sigma di fi upon sigma fi. ठीक है, फाइंडिंग दिस वी गेट. अब यहाँ पे सिंपल हो जाएंगी कैलकुलेशंस बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं ये काफी छोटी हैं in respect to this, in respect to these values are kind of easy to calculate. So sigma di fi will be d1 f1 plus d2 f2 up till dn fn upon sigma fi will be f1 plus f2 up till fn. This is equal to, ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, minus 40 into 12, minus 40 into 12 plus minus 20 into 14 plus 0 into 8 which is 0 plus 20 into 6 plus 40 into 10. अब ये कैलकुलेट करना काफी इजी है, दिख रहा है, और टोटल फ्रीक्वेंसी तो अगेन 50 है. दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको कैलकुलेट करो. ये जो अपन ने उधर कैलकुलेट किया था उससे काफी इजी है डायरेक्ट मेथड में जो किया था.
40 into 12 will be equal to minus 480 because minus sign है, minus 40 into 12. माइनस आ जाएगा 20 into 14 which is minus 280. यहाँ पे 0 आ गया प्लस 0 प्लस 120 plus 40 into 10 which is 400. Very easy to calculate. Upon 50 आ गया. This is equal to what? This is equal to minus 40 है, 400 है तो minus 80 बच गया. Minus 80 plus 120 है तो plus 40 बचा. Plus 40 ये क्या हो रहा है? हाँ सही है. Minus 480 plus 400 it is minus 80. Minus 280 plus 120 is minus 160. Minus 160 minus 80 is minus 240. Upon 50 आ जाएगा. This is equal to what? This is equal to minus 4.8. Minus 4.8. Correct? सही है? Yes or no? तुम लोग मेरे साथ सॉल्व करो, साथ में लिखते भी रहो, समझते भी रहो, काफी सारी चीजें करनी होती हैं एक साथ. ये सारा है क्या सही? अब बोलोगे नहीं कुछ? यस सर. पता नहीं कहाँ खोए रहते हो क्लास के टाइम यार. ठीक है, ये अपने पास डी बार आ गया है. नाउ डी बार अपने पास आ गया minus 4.8. इसको हटा रहा हूं अभी. ऑफ कोर्स वी सॉ कि डी बार निकालने में कैलकुलेशंस काफी इजी थी. दिस इज minus 4.8. अब जो अज्यूम्ड अब जो मीन निकालना है अपन को, एक्चुअल मीन तो एक्स बार ही निकालना है. ये डी बार तो अलग ही चीज है. एक्स बार विल बी इक्वल टू डी बार प्लस ए. दिस फॉर्मूला इज देयर फॉर अज्यूम्ड मीन मेथड. ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि अपन ने सारी वैल्यूज में से ए को सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे एक्स बार विल बी इक्वल टू डी बार प्लस ए. Now we calculate this. Minus 4.8 plus 150. This is equal to what? Plus 145.2. यही आ रहा था अपने पिछला आंसर. Sorry, not 148, 145. क्या अपना यही आंसर आ रहा था 145.2? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the method assumed mean method. यहाँ पे अपन ने mean assumed mean method से निकाला है. Of course you can see कि यहाँ पे क्या हो रहा है. The calculations are pretty very easy. Relatively direct method में जो अपन ने calculations करी थी उससे काफी ज्यादा easy है ये. ठीक है. So this is another method that we can find the mean through. Now इसका reason क्या है? ये कैसे आया अपने पास? X bar is equal to D bar plus A. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. डी बार अपन ने पहले निकाला, पहले डी आई निकाला, उसका मीन निकाला, फिर उसमें ए ऐड कर दिया टू गेट द एक्चुअल मीन. ठीक है. नाउ प्रूफ फॉर दिस. हाउ डिड वी गेट दिस? ठीक है. सो सिग्मा पहले डी बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. दिस इज करेक्ट. डी बार का मीनिंग ये है सिग्मा डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है. दिस इज इक्वल टू सिग्मा डी आई की वैल्यू मैं यहां से डाल देता हूं. दिस इज डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. करेक्ट.
दिस इज इक्वल टू, अब जगह नहीं मिल रही है मुझे, ऊपर लिखना चाहता हूं मैं, थोड़ा दिखेगा ताकि अच्छे से। क्या यहाँ पे कंटिन्यू करूं ऊपर, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इक्वल टू सिग्मा, अब एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई है, एफ आई को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस विल बी सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस एफ ए इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज इक्वल टू, नाउ सिग्मा की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब सेपरेट मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट सेपरेट, आई शुड एक्चुअली यूज द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। सो सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस सिग्मा ए इंटू एफ आई हो जाएगा अपॉन सिग्मा एफ आई। सेपरेट कर देते हैं अब डिनोमिनेटर को, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस, नाउ ए तो कांस्टेंट है तो ए सिग्मा से बाहर आ जाता है, ए इंटू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई होगा। समझ में आ रहा है ना? यहां से समझो एक और बार, सिग्मा ए इंटू एक्स आई, ऐसा ले रहा हूं मैं, a into xi, ठीक है, where a is a constant and xi is the variable part. This will be equal to what? A into x1 plus a into x2 up till a into xn. a is a constant, ध्यान रखना है, a x1 से मल्टीप्लाई होगा, a x2 से मल्टीप्लाई होगा, a xn से भी मल्टीप्लाई होगा, सब में से a कॉमन ले लेता हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x1 plus x2 up till xn। ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा एक्स आई एंड ए विल बी आउटसाइड, तो सिग्मा ए इंटू एक्स आई कैन बी रिटन एज ए इंटू सिग्मा एक्स आई। समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ तो यहाँ पे मैंने जो ए है उसको सिग्मा के बाहर लिख दिया, अंदर हो जाएगा सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई विच विल बी इक्वल टू 1, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है, सिंपली माइनस ए आ गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला क्वांटिटी देखो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज सेम एज एक्स बार माइनस ए आ गया, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज द मीन, द एक्चुअल मीन दैट वी वांट टू कैलकुलेट, एक्स बार के इक्वल है ये। सो फाइनली व्हाट डू वी गेट, वी गेट यहां से ये जो रिजल्ट आया है, d बार इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, d बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए आ गया। दिस इंप्लाइज, अब a को इधर ले जाते हैं, x बार इज इक्वल टू d बार प्लस a। दिस इज द प्रूफ एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट थ्रू अज्यूम मीन मेथड। क्या समझ में आ गया? क्या हाँ या ना? अरे बताओ कुछ। Yes, sir. सर एक बार ये लास्ट वाला स्टेप वापस बताना। ये वाला स्टेप क्या मान्या? नहीं सर, इस साइड में जो आपने ब्रैकेट ओपन करके लिखा है ना, ये वाला, यस सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिग्मा ए इंटू एक्स आई है, इसका मीनिंग तो समझ में आता है ना, दिस मीन्स दैट ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू अप टिल ए एक्स एन है, ठीक है, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड ए इज अ कांस्टेंट, तो ए पूरे सब x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, xn से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, a इज अ कांस्टेंट, तो a को मैंने इन सब टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो a इंटू ब्रैकेट में आएगा x1 प्लस x2 अप टिल xn आ जाएगा। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल xn को मैं सिग्मा xi लिख सकता हूं,
Yes, sir. So this is equal to a into sigma xi. तो यही तो चीज लिखी है मैंने, sigma a into xi is equal to a into sigma xi, Okay, sir. जो अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया है. sigma a into f1 a into fi is equal to a into sigma fi. फिर मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, इधर लिख, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू a into sigma fi अपॉन sigma fi. sigma fi कैंसिल हो गया, we get only a remaining. मान्या? Okay, sir. ओके नहीं, समझ में आया है नहीं? Yes, sir. हाँ, बाकी सबको बताओ समझ में आ गया क्या? Yes, sir. आदि, नील, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्लास में हो क्या तुम लोग? Yes, sir. यस सर. बोलो यार, ऐसे क्या? इंटरेक्टिव रखो क्लास को. सो दिस इज द अज्यूम मीन मेथड. ठीक है, ये अपन कैलकुलेशंस इजी करने के लिए लेते हैं, एंड वी हैव सीन कि ऐसा एप्लीकेबल है और ऐसा होता भी है. सो नेक्स्ट स्टेप, अब ऐसा हो सकता है कि अपन सब्ट्रैक्ट करें कोई वैल्यू. ठीक है, सब्ट्रैक्शन से हो सकता है कि इतना फर्क नहीं पड़े, हो सकता है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े कैलकुलेशंस पे. कब होगा ऐसा केस? जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे तो अपने पास ये वाली वैल्यूज थी, उसमें से 150 माइनस किया तो रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यूज आ गई अपने पास. बट सपोज मेरे पास वैल्यूज हैं, एक क्लास मार्क्स की वैल्यूज आ गई, सपोज 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, सॉरी, एंड 45,000. ऐसी अपने पास वैल्यूज आ गई. ये वाला मैंने अज्यूम मीन ले लिया. ठीक है, तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सब में से, तब भी जो वैल्यूज मेरे पास बचेंगी वो आएंगी 10,000, माइनस 10,000, माइनस 5,000, 0, 10,000, 5,000 एंड 10,000. अगेन इसको मतलब ये इनसे तो रिलेटिवली छोटी हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली वेरी स्मॉल. They do not make our calculations. कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कैन बी कि मैं सारी वैल्यूज को किसी एक नंबर से डिवाइड कर दूं, बिकॉज डिविजन क्या होता है, इट इज बेसिकली रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन. तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो वो काफी ज्यादा छोटी वैल्यूज अपने पास आ सकती हैं. सपोज मैंने सारी वैल्यूज को 500 से डिवाइड कर दिया, या 500 भी क्यों, 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो -10, -5, 0, 5 एंड 10. नाउ दीज वैल्यूज आर रियली स्मॉल. ये अपने पास स्मॉल वैल्यूज आ गई. ठीक है, सो दैट इज अ रियली गुड चेंज दैट वी कैन डू. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप जो अपन करते हैं वो सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से. ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सो यहां पे नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूं मैं. से दिस टाइम आई एम टेकिंग इट एज ki ले लेता हूं. ki is equal to di upon h, where h is the number that I am dividing the values by, and ki is the new distinct values. So -40 है, h को मैं ले रहा हूं, h is equal to say, h is generally taken, not necessary. ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा, जब भी मैं बोल रहा हूं generally taken to be the class interval or the class width. जो अपन जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो अपन जनरली क्लास विड्थ के इक्वल लेते हैं. ठीक है, क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो यहाँ पे क्लास विड्थ क्या हो गई, 120 माइनस 100 विच इज 20. सबके लिए सेम है. सो h को मैंने 20 ले लिया. सपोज दिस इज टेकन टू बी द नंबर दैट आई एम डिवाइडिंग विथ. सो अब -40 है,
डिवाइडेड बाय 20 हो गया -2, -20 divided by 20 is -1, 0 by 20 is 0, 20 by 20 is 1, 40 by 20 is 2. अब काफी स्मॉल वैल्यूज आ गई, काफी छोटी वैल्यूज आ गई. नाउ फाइंडिंग मीन इज अगेन वेरी सिंपल. आई एम सॉरी, ये मेरे को नाम चेंज करना चाहिए था. दिस नेक्स्ट मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड. पहले वाला डायरेक्ट मेथड था, उसके बाद अज्यूम मीन था, एंड दिस वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. नाउ इसमें अपन पहले क्या फाइंड करते हैं? आई एम फाइंडिंग के आई, सॉरी नॉट के आई, के बार. के बार विल बी इक्वल टू सिग्मा के आई into fi upon sigma fi. This is equal to sigma ki fi will be equal to k1 f1 plus k2 f2 up till kn fn upon sigma fi is f1 plus f2 up till fn. This is equal to, इसकी वैल्यू निकालते हैं. -2 into 12 लिख नहीं रहा हूं मैं अब. -2 into 12 डायरेक्टली करते हैं. -24, -1 into 14 is -14, 0 into 8 is 0, प्लस 6 आ जाएगा प्लस 20 अपॉन 15. This is equal to what? -24 plus 20 will be -4, -4 minus 14 is -18, plus 6 will be -12, -12 upon 50. This is equal to -12 upon 50 will be equal to minus 0.24 आएगा क्या? हाँ, -0.24, करेक्ट. सही है क्या? राइट, इट इज करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू -0.24. नाउ जो अपना ये वाला तो k बार आया है, जो अपन को एक्चुअल बीम निकालना है x बार, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ओ 1 मिनट, चलो डिराइव कर लेते हैं. मुझे भी इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, तो लेट्स डिराइव दिस. फॉर्मूला डिराइव करते हैं ताकि मुझे भी कंफ्यूजन थोड़ा कम हो. सो डेरिवेशन के लिए वी टेक के बार इज इक्वल टू सिग्मा के आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. के आई की वैल्यू डालते हैं, दिस इज सिग्मा. के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी आई अपॉन एच. डी आई की वैल्यू भी डाल देते हैं साथ ही में. सो के आई इज फाइनली एक्स आई माइनस ए अपॉन एच इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. नाउ this is equal to sigma xi minus a into fi upon h आएगा. h को नीचे ले लेते हैं, सिग्मा से बाहर आ जाएगा h. अगेन इट इज अ कांस्टेंट, सो सिग्मा से बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी h into sigma fi like this. ठीक है. अब मेरे पास जगह और कम पड़ गई. ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, इसको हटा रहा हूं. -0.24 यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. दिस इज इक्वल टू, नाउ अंदर सिग्मा एफ आई को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस ए इंटू सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट लगाना है, अपॉन एच इंटू सिग्मा एफ आई. दिस इज इक्वल टू
this is equal to, now separate sigma fi or the denominator, so we will get 1 by h into sigma xi fi upon sigma fi minus, again this will be equal to a into sigma fi upon sigma fi. ये कैंसिल हो गया. Now we get this is equal to k bar. h को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h into k bar is equal to sigma fi sigma xi fi upon sigma fi. This complete value is same as x bar. This is x bar. So x bar minus a. This implies x bar is equal to hk bar plus a. This is our formula. इसलिए बोलता हूं कि डेरिवेशन इज सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है अगर डेरिवेशन आता है तो. सो x bar is equal to h into k bar plus a. This will be the actual mean. Now k bar की वैल्यू अपने पास आ गई थी, यहां से अपन निकाल लेते हैं. x bar is equal to h की वैल्यू क्या थी 20 into k bar which is minus 0.24 plus a which is 150. This is equal to what? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, this will be minus 4.8 plus 150 which is equal to 145.2. This is our actual mean, which is of course सही, of course verified. Yes or no? आया समझ में? Yes sir. सो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा इजी हो गई. पहले अपन को इतना कैलकुलेट करना पड़ा था, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 50 से डिवाइड करना पड़ा था, 4-5 डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे, तब अपने पास मीन निकला था. यहाँ पे और थोड़ी सी कम हो गई थी कैलकुलेशंस, और इसमें तो एकदम ही मिनिमम हो गई हैं, जितनी कम कर सकते हैं अपन. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आ रहा है समझ में? एक एग्जांपल ले रहा हूं. वैसे तो ये भी एक एग्जांपल से ही मैंने पूरा बता दिया है, बट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Let's take example number 6. Question number 6. क्या ये समझ में आ गया ना सबको? This is known as step deviation method. All right. Example. This is question 6 from exercise 14.1. Now, in this, the table below shows the daily expenditure on food of 24 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. ठीक है? So, अब मैं कोई सा भी method use कर सकता हूँ, कुछ given नहीं है. So I'm taking the step deviation method. Now step deviation method start करते हैं. करना कैसे start करते हैं? This is class. This is fi. Then we find xi first, which is the class mark. Then di. And then we find ki. These are the columns we want to have for step deviation method. Now class is 100 to 150, 150 to 200, 350 तक है, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350,
frequencies are 4, 5, 12, 2, 2. 4, 5, 12, 2, 2. Now xi will be the class mark. तो class mark इसका कितना आ जाएगा 100 and 150. 150 plus 100 which is 250 upon 2 will be 125. इसका आ जाएगा 175. इसका हो जाएगा 225. For this one it will be 275 and then 325. यहाँ पे सिग्मा fi निकाल लेते हैं. Sigma fi is equal to 4 plus 5, 9 plus 12, 21 plus 4 is 25. This is the total frequency. Now di क्या था? Di कैसे निकालते हैं? First we take an assumed mean. So I am taking this value to be the assumed mean. Let this be a. This is the assumed mean. ठीक है? Di will be equal to what? Di is equal to xi minus a. Xi minus a. So 125 minus 225 will be minus 100. 175 minus 225 will be minus 50. Then 225 minus 225 is 0. 275 minus 225 is 50. 325 minus 225 is 100. ये अपने पास di आ गया. Ki is what? Ki is di upon h. अब h क्या लेते हैं जनरली? h is taken to be the class width. यहाँ पे class width कितनी है? 150 minus 100 which is 50. So class width is 50. तो ki की वैल्यू क्या हो जाएगी? minus 100 upon 50 which is minus 2. Minus 50 upon 50 is minus 1. 0, 1 and 2. Simple. ठीक है? Now first step we find k bar. K bar find करेंगे. In step deviation method we first find k bar. ठीक है? We are doing this by step deviation method. So first k bar is equal to sigma ki fi upon sigma fi. This is equal to, directly values निकाल रहे हैं, minus 2 into 4 will be minus 8. Minus 1 into minus 5, minus 5. Then 0. Then 1 into 2 is 2. Then 2 into 2 is 4. Upon total frequency is 25. This is equal to minus 5 plus 6 minus 5 plus 6 is equal to plus 1. Plus 1 minus 8 is minus 7. Minus 7 upon 25. This will be k bar. अभी इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है? Let's not find in the decimals. Now recall करो formula क्या था? Actual mean x bar is equal to h into k bar plus a. This was the formula for step deviation method. यहाँ पे we get x bar is equal to, h की value is 50. So 50 into minus 7 by 25 plus a is equal to 225. This is equal to, ये 25 इससे cancel हो गया, यहाँ पे 2 आ गया. 2 into minus 7 is minus 14. Minus 14 plus 225. This is equal to 211. This is our mean. This is the required mean. Yes, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. 100%. कोई डाउट है तो पूछो अभी. नहीं है? फिर से चुप हो गए. चलो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखनी है, करनी है, मतलब एक्सरसाइज 14.1 फ्रॉम द बुक. दिस इज सिंपली ऑन मीन, ठीक है? एंड आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग तीनों मेथड ट्राई करो फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज स्टेप
सेकंड इज assume मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड. तीनों मेथड से करोगे तब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, और तीनों का डिफरेंस भी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज अप्लाई करनी चाहिए अपन को, क्योंकि जब क्वेश्चन में आता है तब यू शुड बी डूइंग द मेथड विच सेव्स द मैक्सिमम टाइम. ठीक है, विच टेक्स द मिनिमम टाइम. सो यू शुड प्रैक्टिस फॉर दैट. आगे समझ में? दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you, sir. ओके, बाय. Thank you, sir.